Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश के दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकारा। कई प्रोजेक्ट में गड़बड़ी और लापरवाही पर सीएम नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भोपाल में स्मार्ट सिटी के कैमरे बंद पड़े, सीसीटीवी का काम पुलिस को देने की बात तक कही। मीटिंग में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, पीएस मनीष सिंह, कमिश्नर निकुंज श्रीवास्तव मौजूद थे। मीटिंग की शुरुआत में अफसर अपनी उपलब्धियां गिनाने दिखाई पड़े, लेकिन सीएम ने प्रोजेक्ट में खामियों को लेकर अपनी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि प्रोजेक्ट के बारे में 20 घंटे लगें तो भी मैं बैठूंगा, आप इसे पूरी तरह से समझाइए, बताइए। उन्होंने टेंडर को लेकर भी सवाल पूछे। कहा कि हमें प्राथमिकता तय करनी चाहिए कि पहले क्या करना है। सबसे पहले खराब सड़कें सुधारें। सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर हर सोमवार को रिव्यू मीटिंग करें। स्मार्ट सिटी है, बाकी शहरों में भी जाएंगे और उसमें जितना पैसा स्मार्ट सिटी में हमारे पास है वहाँ शहर की क्या प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता के आधार पर वहाँ के जनप्रतिनिधियों के से चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज ने सामुदायिक वन प्रबंधन को लेकर एक बैठक की, उसकी समीक्षा की। मीटिंग में वन प्रबंधन में आदिवासियों की भूमिका, वनोपज से आर्थिक सशक्तिकरण, वन आश्रित समुदाय को दैनिक जरूरत की जलाऊ, बांस और बल्ली वैधानिक रूप से उपलब्ध कराने, सामुदायिक वन प्रबंधन समिति के गठन और उसमें अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर मंथन हुआ। इस दौरान सीएम ने कहा, वन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासी भाई बहन विकास की दौड़ में पीछे रह गए। उन्हें जीवन स्तर सुधारने के लिए, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार काम करेगी, ये प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 1 साल के बजाय 7 साल पुराने परिसीमन और आरक्षण के आधार पर करवाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए कल 7 दिसंबर की एक तारीख तय की। याचिका नरसिंहपुर के संदीप पटेल और भोपाल के मनमोहन नागर समेत कई याचिकाकर्ताओं ने दाखिल की, जिसमें यह कहा गया कि संविधान के मुताबिक पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। साथ ही अध्यादेश लाकर आरक्षण प्रक्रिया को रद्द करना संविधान के खिलाफ बताया। कोर्ट से सरकार को नए परिसीमन और आरक्षण पर चुनाव करवाने के आदेश दिए जाने की मांग भी इन याचिकाओं में। पूर्व पंचायत मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कोर्ट नहीं जा रही, लेकिन किसी के साथ अन्याय हुआ तो कांग्रेस पार्टी उसका साथ देगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस पर कहा कि कांग्रेस कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूछा, कांग्रेस चुनाव से भाग क्यों रही? जो नई परिस्थिति है वो ये है कि इलेक्शंस उन्होंने नोटिफाई कर लिए। आज मेंशन की तो आज उन्होंने तुरंत कल के लिए बोला हर पंचायत तकरीबन एक बराबर रहे। इसमें भी आगे लिखा हुआ कि कितनी पंचायत में कितने वार्ड होंगे, कितनी पोस्ट होंगी। तो रिजर्वेशन सिर्फ पोस्ट तक नहीं है, वार्डों के लिए भी है। कहीं भी अगर अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी वहां खड़ी मिलेगी, यही हमारा काम है। देखिए, चुनाव कोई भी कराएं आप, कांग्रेस उससे पलायन की पहले पूरी कोशिश करेगी। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों रहे? राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव का फैसला लिया है, हम उनका स्वागत करते हैं और कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो गलत है।
तो सारी याचिकाओं पर कल एक साथ सुनवाई हाईकोर्ट करने वाला है। नए परिसीमन को रद्द करते हुए पुराने आरक्षण के आधार पर ही जो चुनाव करवाए जा रहे हैं, पंचायत चुनाव, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी पहले विरोध किया था। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि अब वे कोर्ट का रुख इस मुद्दे पर नहीं करेंगे। इसी मुद्दे पर आज कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना बीजेपी ने साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कंफ्यूज्ड स्टेटस आज भी दिखाई पड़ा है। आज भी इस मसले के ऊपर कांग्रेस ने कोई एकरूपता, स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती। और इधर कई सारी याचिकाएं लगाई गई। पंचायत चुनाव जो पुराने परिसीमन के आधार पर किया जा रहा है और उसको लेकर कल इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। तो हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। चुनाव से कांग्रेस पार्टी भाग रही, आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। अगर किसी व्यक्ति के साथ परिसीमन को लेकर कहीं कोई अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी उसका साथ देगी, ये ऐलान किया गया। लेकिन कोर्ट नहीं जाएगी इस मुद्दे पर। हालांकि पहले से इस पर कई याचिकाएं हाई कोर्ट की मुख्य पीठ और खंडपीठों में लगाई गई। सुधीर दंडोतिया सहयोगी हमारे साथ में भोपाल जुड़ रहे हैं। सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, ये अहम मसला है, कल एक अहम सुनवाई भी इस पर होनी है। बताएं पूरा दिन किस तरह की इसमें पॉलिटिक्स दिखी। देखिए पुनीत, बिल्कुल। और चुनाव जो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, कांग्रेस इस बात का तो स्वागत कर रही है। पहले कि चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की कई सारी आपत्तियां हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि पंचायत चुनाव में और ज़्यादा देरी हो। वहीं पर कांग्रेस की आपत्तियों को लेकर सियासत होने लगी है। आज अगर बात करें तो प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस की आपत्तियों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव से दूर जाना चाहती है, लिहाजा आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही है। 2 से 3 ऐसी बातें जिनको लेकर कांग्रेस आपत्ति जता रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत की चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ था, उसमें कांग्रेस की आपत्ति इस बात को लेकर है कि जिला पंचायत के आरक्षण कराए जा रहे हैं अध्यक्ष के लिए, पर लेकिन सरपंच और जो जनपद पंचायत के जो चुनाव थे उनके लिए आरक्षण की प्रक्रिया नहीं दोहराई जा रही है। एक सबसे बड़ी आपत्ति कांग्रेस की है। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर 2014 के हिसाब से ही चुनाव होना है तो जिला पंचायत के अध्यक्ष के भी चुनाव 2014 के आरक्षण की प्रक्रिया और उसी परिसीमन के हिसाब से कराया जाए। पर लेकिन सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष की प्रक्रिया जो है 14 तारीख की होगी और चुनाव की जो ऐलान है वो पहले ही कर दिया गया है। ये अपने आप एक संवैधानिक तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है। इसके अलावा कांग्रेस का यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो वोटर पुनरीक्षण का जो काम है वो 5 तारीख तक का म्याद जो है चुनाव आयोग की ओर से दी गई थी और ऐसे में नए वोटरों को शामिल नहीं किया जा रहा है। लिहाजा 18 साल की उम्र पूरी करने वाले ऐसे बालिग जो इसी 1 जनवरी को 18 साल के हुए हैं उनको उनके मताधिकार से वंचित रखा जाएगा। कांग्रेस इस बात को लेकर भी आपत्ति जता रही है। और कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ने जो आरक्षण की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया अपनाई है और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ में जो बातें कही है उनमें अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट जाता है तो उसको स्टे मिलना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि कई सारी खामियां हैं। पर कांग्रेस अपनी तरफ से पार्टी नहीं बनना चाहती, लिहाजा कांग्रेस ने अपने आप को इस पूरे आरक्षण की प्रक्रिया और जो आपत्तियां हैं उसमें कोर्ट नहीं जाने के फैसले से दूर रखा है। कांग्रेस साफ तौर पर यह संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस कम से कम चुनावों को और ज्यादा नहीं टालना चाहती है। वहीं पर कांग्रेस के कुछ नेता जरूर इस पूरे मामले पर पैरवी करने के लिए गए हैं, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता की बात करें और कांग्रेस के समय जो महाधिवक्ता मध्य प्रदेश में हुआ करते थे शशांक शेखर और इसके अलावा विवेक तनखा, वो इन पूरी याचिकाओं पर जो आपत्तियां हैं उनकी ओर से पैरवी करने वाले हैं। लिहाजा जो हाई कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, ऐसे में ये माना जा रहा है कल सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी और आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर देखना होगा कि जो आपत्ति कांग्रेस के नेता जता रहे हैं उस पर क्या फैसला कोर्ट की ओर से आता है। पुनीत, चलिए, वाकई अब कोर्ट के ऊपर सबकी नजरें कि इस पर कोर्ट किस तरह से टिप्पणी करता है या कोर्ट आगे इसमें किस तरह के निर्देश देता है। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के गद्दारी वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई। एक तरफ बीजेपी नेताओं ने उन पर तीखा हमला बोला तो वहीं उनके परिवार को लेकर एक पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने पत्र के हवाले से यह आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह के परिवार की सालों तक अंग्रेजों के प्रति आस्था रही थी। ये तो सरकार हमारी बन गई थी, अब सिंधिया जी चले गए, हमारे उनको छोड़ के 25-30 करोड़ रुपए ले गए। एक विधायक का अरे कांग्रेस के साथ गद्दारी कर गए, किसने सोचा था? जनता ने कांग्रेस सरकार बना दी। और देखो इतिहास इस बात का साक्षी है, एक व्यक्ति गद्दारी करता है
तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दारों के नाम से जानी जाती है। दिग्विजय सिंह के इसी बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो इशारों में दिग्विजय सिंह को ही गद्दार कह डाला। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह को भाषा की मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं वो देश के गद्दार हैं, और जो देश के गद्दार हैं उन्हें किसी को गद्दार कहने का अधिकार नहीं है। ये सब जयचंदों की जमात है। दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नई पीढ़ी को हम क्या सिखा रहे हैं, ये हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह का लिखा एक कथित पत्र भी जारी किया। बीजेपी का आरोप है कि जब देशभक्त अंग्रेजों की गोलियां खाकर शहीद हो रहे थे, तब दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह उनके वंशजों से अंग्रेजों की सेवा की दुहाई देकर अपने परिवार के लिए सुविधाएं मांग रहे थे। बीजेपी का दावा है कि ये पत्र 16 सितंबर 1939 को लिखा गया था, जिसे 2002 में भोपाल में पुरातत्व विभाग की प्रदर्शनी में भी रखा गया था। हम आज ये पूछना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी, आप उत्तर दीजिए कि जब देशभक्त अंग्रेजों की गोलियां खाकर शहीद हो रहे थे, तब आपके पिताजी स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह जी की क्या भूमिका थी? क्या उन्होंने अंग्रेजों के प्रति दिग्विजय सिंह जी और उनके परिवार के समर्पण प्रतिबद्ध था, और देश के साथ जो गद्दारी करी थी उसके बदले उन्होंने कुछ सेवाओं की और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं करी थी? जो कांग्रेस का मूल चरित्र उजागर हुआ है वह है आरोप लगाकर राजनीति करने का। दिग्विजय सिंह जी तो यह भी आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, 3 करोड़ रुपए नेता को पेशकश की गई है। अनेक आरोप इस टाइप में अनर्गल आरोप लगाते रहे, पर वो कभी उन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाए। सिंधिया के बीजेपी में चले जाने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई थी, जिसे लेकर कांग्रेस नेता सिंधिया परिवार पर हमला बोलते आए हैं। इस बार बीजेपी ने कांग्रेस नेता को उसी अंदाज में जवाब दिया है। जाहिर है ये राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने कहा कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। हम संविधान को प्रणाम करते हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। विकास की दौड़ में जो पिछड़ गए उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने कहा कि बीजेपी अंबेडकर के नाम पर सिर्फ ढोंग करती है। संविधान को भी प्रणाम करते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलकर मध्य प्रदेश की सरकार भी सामाजिक समरसता के साथ न्याय सबको, मध्य प्रदेश की सरकार भी कल्याणकारी योजनाएं बना के सबके कल्याण और उत्थान के काम में जुटी हुई है। हर जगह तो पीड़ा ही पीड़ा है, और दूसरा नया वेरिएंट और आ गया है जिससे लोग परेशान हैं। ये तो सरकार फेल हो चुकी है। सरकार ढोंग करती है क्या? केवल ढोंग और नाटक, इसके अलावा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सभी परीक्षा को ऑनलाइन लेने का फैसला किया। हफ्ते भर से विश्वविद्यालय के सभी छात्र और यूथ कांग्रेस रेगुलर परीक्षा लेने का विरोध कर रहे थे। यूथ कांग्रेस और छात्रों के दबाव की वजह से विश्वविद्यालय प्रबंधन ने प्रैक्टिकल जो एग्जाम है इसको स्थगित किया और अब सब परीक्षाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष गोपाल कोटवाल ने बताया कि सरकार ने छात्रों की मांगें मान ली। ये भी साफ कर दिया कि आंदोलन को खत्म करने के लिए एक फर्जी लेटर वायरल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि परीक्षार्थियों को सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी होगी। विगत एक हफ्ते से ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, वो है आज हम जीत चुके हैं। सरकार ने हमारी मांगे मान ली है, यूनिवर्सिटी ने हमारी मांगे मान ली है। आप सभी को बधाई, आप सभी को मुबारक। फोटो वायरल हो रही है नोटिस की RGPV यूनिवर्सिटी की कि आप लोगों को एग्जाम सेंटर्स में जाके एग्जाम देना पड़ेगा, वह फेक है। उसकी FIR हमने करा दी है। आप लोग जो एग्जाम्स पहले होते थे कोविड में, वैसे ही वो एग्जाम्स होंगे। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। रूस के राष्ट्रपति
भारत के दौरे पर आए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अगवानी करते हुए मुलाकात हुई। दोनों नेता 21वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। भारत रूस के बीच 21वीं सालाना शिखर मीटिंग है। रूस के राष्ट्रपति कुछ घंटों के लिए ही भारत दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान कहा कि आर्थिक क्षेत्र में हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालीन दृष्टि अपना रहे हैं। 2025 तक $30 बिलियन ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश आपसी सहयोग पर कायम हैं। नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव में गोलीबारी की घटना में मारे गए नागरिकों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद सीएम ने कहा कि केंद्र ने प्रत्येक को 11 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी है। वहीं राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए। परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगले हफ्ते बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए अपने बांग्लादेशी समकक्ष अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर 15 से 17 दिसंबर तक ढाका के दौरे पर रहेंगे। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी पाकिस्तान के साथ व्यापार खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे, मुलाकात का समय भी मांगेंगे। भारत में वैक्सीनेशन तेजी से जारी। देश में 85% पात्र आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी। कुछ और खबरें देखते हैं। पीजी नीट काउंसलिंग जल्दी कराने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने काम नहीं किया। ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, अन्य वार्ड में जूनियर डॉक्टर्स नहीं पहुंचे, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा। अस्पताल परिसर में जूनियर डॉक्टर्स ने जमकर नारेबाजी की, अपना विरोध जताया। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि पीजी नीट काउंसलिंग देर से होने की वजह से एमएस, एमडी और एमबीबीएस के छात्रों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज और अस्पताल में इन छात्रों के नए बैच के न आने से डॉक्टर्स पर काम का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी, लेकिन तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि ये जो नीट काउंसलिंग प्रोसेस पे जो टाइम लग रहा है इसको थोड़ा तेज़ करें और जल्दी से जल्दी इस पे परिणाम दें, और अगर तब तक वो नहीं दे पा रहे हैं तो हमें जूनियर डॉक्टर्स दें। ये हड़ताल जब तक रहेगी, जब तक सरकार हमसे बात नहीं करती, हमारी बातें नहीं सुनती, हमारी मांगे हैं जो हमारी जायज़ मांगे हैं वो पूरी नहीं करती तब तक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जबलपुर प्रशासन अलर्ट है। विदेश से आने वाले यात्रियों, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के रैपिड एंटीजन टेस्ट पर रोक लगा दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए निर्देश दिया कि अब प्रदेश में कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं किया जाएगा। संदिग्ध मरीजों और विदेश से आने वालों का आरटीपीसीआर टेस्ट ही होगा। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी ताकि नए वेरिएंट को डिटेक्ट किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को रैपिड एंटीजन टेस्ट में डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा था, इससे खतरा बरकरार रहता है। अब स्वास्थ्य विभाग के निर्देश मिलने के बाद कोरोना जांच दल ने संदिग्ध मरीजों का आरटीपीसीआर के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट कराना शुरू कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। ओमिक्रॉन जो है वो रैपिड टेस्ट में काफ़ी हद तक पकड़ में नहीं आ पा रहा है, तब केवल आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में केवल इंदौर में सीधे एक विदेश की फ़्लाइट आती है हफ्ते में एक दिन, वहाँ निर्देश जारी किए गए कि एयरपोर्ट पर बहुत तत्परता के साथ टेस्टिंग की जाए। हाँ, रेलवे स्टेशन पे हमारी टेस्टिंग जारी है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के लालबाग मैदान पर बनी बावड़ी में 5 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि बावड़ी गेट का ताला टूटा होने की वजह से तीनों बच्चे बावड़ी में उतर गए। मछली पकड़ने के चक्कर में एक बच्चा डूब गया। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे तक रेस्क्यू के बाद बच्चे के शव को बावड़ी से बाहर निकाला। बताया गया कि मासूम वंश असंतुलित होकर पानी में गिर गया। साथ ही आए बच्चों ने
कुएं से बाहर निकलकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया। 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बच्चे के शव को इसके बाद बावड़ी से बाहर निकाला गया। घटना के वक्त बच्चे के पिता मजदूरी करने गए थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।